हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ने से पहले जैसे कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है आगमन विधि और दूसरी विधि होती है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, जब हम तर्क करते हैं तो तर्क करते समय हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है तो आप जब सॉल्व करते हैं किसी भी प्रमेय का, जब आप निगमन करते हैं, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, तो आप तर्क करते समय सामान्य से हमेशा विशेष की ओर जाते हैं। तो इसमें हम तर्क करते समय हमेशा सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। तर्क करते समय सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आगमन विधि में हम तर्क करते समय हमेशा विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत जैसे इस विधि पे काम करता है कि मतलब कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं या क्वेश्चन को हल करने की विधि पे दो विधियां होती हैं। पहली तो निगमन विधि, दूसरी आगमन विधि। तो आगमन विधि का अध्ययन हम इस चैप्टर दिया है आगमन विधि या गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये क्लास 11th में आपके है, लेकिन ये विधि आपके क्लास 11th में नहीं है। तो सीधा सा मतलब है कि इस चैप्टर में या इस क्लास 11th में जो आपके सिलेबस में है वो केवल गणितीय आगमन का सिद्धांत है, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय हमें गणितीय कथनों की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक कथन है गणितीय कथन। इस चैप्टर में है गणितीय कथन, यहीं से चैप्टर की शुरुआत होती है। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ऐसे कथन जिनसे हमें गणितीय संबंधों का बोध होता है, गणितीय कथन कहलाता है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल
n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब देखिए यहाँ पे ये गणितीय कथन कैसे है उसको बता दें। कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसका मतलब ये हुआ जहां भी आपको योगफल, गुणा, भाग, ऋण ये सब दिखाई दे वहां पे आप सीधे सीधे समझ जाइए कि वो गणितीय कथन है। और वही एक एग्जाम्पल है, ये पहला था, ये दूसरा है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब यहाँ पे आपको कौन सा धन, ऋण, गुणा, भाग या गणितीय कोई संबंध दिखाई दे रहा है? यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बात खत्म। तो ये इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे सवाल कैसे आता है उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन है या प्रश्न कह लीजिए, हिंदी मीडियम से तो इसीलिए हिंदी में लिख रहे हैं। तो यदि कथन, इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है कुछ, कह रहा है यदि कथन अब कैसा कथन है? ये गणितीय कथन है जो हमने अभी आपको बताया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मतलब ऐसे कथन जिसमें हमें गणितीय संबंधों का बोध होता है। गणितीय संबंधों मतलब धन, ऋण, गुणा, भाग, या अभी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपने डेफिनेशन तो देख ली होगी। अब आगे देखते हैं गणितीय कथन P ऑफ n, इसको पढ़ते हैं P ऑफ n है n की घात 3 धन n 3 से विभाज्य है तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए P ऑफ 3 सत्य है, परंतु P ऑफ 4 सत्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमको बताना है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ये कथन है, मतलब यदि कथन P ऑफ n। अब आपको क्वेश्चन गणितीय आगमन के सिद्धांत में कुछ इसी तरह के मिलेंगे, मतलब इसी तरह के मिलेंगे, मतलब इसी तरह से लिखा रहेगा यदि कथन P ऑफ n है तो कथन यहाँ पे लिखा रहेगा, इसके बाद कहेगा 3 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, इस तरह से मिलेगा। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि P ऑफ n है, कोई कथन ये है, मतलब यहाँ से इंडिकेट कर रहा है, ये कथन लिखा है, इससे विभाज्य है, मतलब n की घात 3 धन n 3 से विभाज्य है। तो हमारा पहले लिख लेते हैं कथन, हल में लिखते हैं, दिया है कथन P ऑफ n सच दैट n की घात 3 धन n 3 से विभाज्य है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गणितीय कथन होता क्या है।
मतलब यही कथन है, n की घात 3 धन n 3 से विभाज्य है। मतलब यहाँ पे विभाज्य मतलब भाग आ गया, यानी ये गणितीय कथन है। तो गणितीय कथन की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि जहाँ से हमें गणितीय संबंधों का बोध होता है। तो यहाँ से हमें भाग का बोध हो रहा है, इसलिए ये गणितीय कथन है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए P ऑफ 3 सत्य है। जैसे P ऑफ n दिया है कथन, अब कह रहा है P ऑफ 3 कथन जो होगा वो सत्य है, परंतु P ऑफ 4 असत्य है। तो n बराबर 3 के लिए कथन क्या हो जाएगा, P ऑफ 3, यानी n की जगह हम क्या रख दिए 3। यहाँ पे देखिए n बराबर 3 रखने पर, तो n की जगह 3 रख दिए, इसका मतलब यहाँ भी 3 की घात 3 हो जाएगा, और यहाँ n की जगह 3 रखने पर 3 आ जाएगा। अब आगे देखिए 3 की घात 3 का मान कितना होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 धन 3। आगे इसका 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये 3 से विभाज्य है। इसका मतलब अब देखिए 30 3 से विभाज्य है, मतलब 10 या 30 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 30 जो है 3 से विभाज्य है। अगर ये 30 3 से विभाज्य हो गया तो हम क्या कहेंगे, P ऑफ 3 सत्य है। तो हमारा पहला कथन जो था यहाँ से यहाँ तक P ऑफ 3 सत्य, ये प्रूफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं P ऑफ 4 की तरफ। यहाँ से देखिए P ऑफ 4 n बराबर 4 रखने पर, तो P ऑफ 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 की घात, यहाँ पे 4 रखेंगे, कहाँ गए, यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 4 की घात 3 धन 4, सॉरी हाँ 4 रहेगा, और ये 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, हमको ये चेक करना है। अब देखिए इसका जो मान आएगा ये 4 गुणे 4 गुणे 4 धन 4, 4 चौके 16 चौका 64, 64 प्लस 4 68। अब क्या 68 3 से विभाज्य है, नहीं है। इसका मतलब P ऑफ 4 सत्य नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमने सीधा सीधा क्या किया है, क्या दिया था, कह रहा था कथन P ऑफ n n की घात 3 धन n 3 से विभाज्य है। फिर कह रहा था कि P ऑफ 3 सत्य है, परंतु P ऑफ 4 सत्य नहीं है। तो हमने क्या किया, कथन एज इट इज वैसे लिख दिया जैसे दिया था। इसके बाद n का मान 3 रख दिया, तो P ऑफ 3 हो गया, P ऑफ 3 लग गया। इसके बाद सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ गए। अब जो ये मान निकल के आ गया, क्या ये 3 से विभाज्य है, जो यहाँ पे कह रहा था। अगर ये 3 से विभाज्य हो गया, यहाँ पे देखिए 3 से विभाज्य है, तो हम कहेंगे P ऑफ 3 सत्य है। अगर P ऑफ, अब फिर ये तो प्रूफ हो गया हमारा, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो बोल रहा था P ऑफ 4 सत्य नहीं है, हम उसको प्रूफ कर रहे थे। अब आगे देखिए P ऑफ 4, तो इसको यहाँ से सॉल्व किया, 68 आ गया। 68 3 से विभाज्य नहीं है, आप यहाँ पे करके देख लीजिए। 68 3 दूना 6 कैंसिल, 8 3 दूना 6, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो पूरा कंप्लीटली कट नहीं रहा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 3 से विभाज्य नहीं है। तो ये P ऑफ 4 सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं।
जो प्रश्न संख्या 2 है, ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। कह रहा है यदि कथन P ऑफ n n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 6 से विभाज्य है, तब P(3) का मान। ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि कथन P ऑफ n, ये है कथन, कह रहा 6 से विभाज्य है, तब P(3) का मान। P(3) का मान निकाल लीजिए, देखिए कर लेते हैं हाल इसको भी। क्या कह रहा है, कथन क्या है, कथन है, देखिए कथन है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 क्या है, 6 से विभाज्य है। कथन ये है, कह रहा 6 से विभाज्य है, या इसको हम कथन को P ऑफ n लिख सकते हैं। P ऑफ n कथन, इसका मतलब ये होता है कथन P ऑफ n है और n इस प्रकार का है कि ये है। अब आगे देखिए, कह रहा है कथन ही है, 6 से विभाज्य है, तो हमें P(3) का मान निकालना है। तो यहाँ से n बराबर 3 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, P(3) बराबर यहाँ से 3 धन 1, यहाँ से यहाँ पे n का मान 3 रखे, फिर यहाँ पे n का मान 3, फिर यहाँ पे n का मान 3 धन 2। अब ये हो जाएगा 3 गुणे 4, 3 1 4, फिर यहाँ से गुणे 3 2 5। अब ये हो जाएगा 4 3 12 5 60। क्या ये 6 से कट रहा है, 6 से विभाज्य है? अगर ये 6 से विभाज्य है तो हम कह देंगे, लेकिन हमको यहाँ पे सिद्ध नहीं करना था, हमको बस यहाँ पे P(3) का मान निकालना। तो P(3) क्या हो गया, 60 हो गया। यही हमारा आंसर, उत्तर। नोट कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ले लिया, आगे बढ़ते हैं, या फिर आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, इसके बाद लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि कथन P ऑफ n इसका मतलब होता है इस प्रकार, मतलब हमारा कथन क्या है, P ऑफ n, इसका मतलब क्या है, इस प्रकार। P आप किस तरह है, इस तरह है, किस तरह, जिस तरह हम लिखने जा रहे हैं। 10n धन 3, मतलब P ऑफ n किस तरह है, 10n धन 3 इस तरह है, एक अभाज्य संख्या है। तब सिद्ध कीजिए P ऑफ 1
तब सिद्ध कीजिए P ऑफ 1 तथा P ऑफ 2 सत्य है, परंतु P ऑफ 3 सत्य नहीं है। आप चाहे तो खुद ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। तो देखिए इसका हल देख लेते हैं। हल है, पहले तो कथन क्या है उसको लिख लेते हैं। कथन P ऑफ n किस प्रकार का है? 10n धन 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। कह रहा है कथन 10n धन 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो हमको दिखाना है P ऑफ 1 P ऑफ 2 सत्य है। सत्य है का मतलब ये है कि P ऑफ 1 जो है एक अभाज्य संख्या होगी, P ऑफ 2 भी एक अभाज्य संख्या होगी, परंतु P ऑफ 3 अब एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए n बराबर 1 रखते हैं तो P ऑफ 1 ये किस प्रकार का होगा? 10 गुणे 1, क्योंकि यहाँ n का मान 1 रखा है, धन 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 10 से 10 धन 3 यानी 13। अब 13, अब देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा P ऑफ 1 था वो सत्य है। अब इसी तरह P ऑफ 2 भी देख लेते हैं। P ऑफ 2 n बराबर, ये P ऑफ 1 के लिए था, ये P ऑफ 2 के लिए। तो P ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 10 गुणे 2 धन 3 यानी 10 दूना 20, 20 और 3 23। अब ध्यान से देखिए 23 भी एक अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ P ऑफ 2 सत्य है। अब आगे बढ़ते हैं P ऑफ 3 की तरफ, जो कि P ऑफ 3 सत्य नहीं है, उसको सिद्ध करना है। अब देखिए P ऑफ 3 यानी n का मान 3 रख दिया है। P ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 10, इसमें 10 गुणे 3, n का मान 3 रखने पर ये हो जाएगा 10 तियां 30 धन 3 बराबर 10 तियां 30 धन 3 बराबर हो जाएगा 30 धन 3, ये हो जाएगा 33। अब क्या 33 एक अभाज्य संख्या है? 33 एक अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि ये 3 थे और 11 से कट जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? P ऑफ 3
सत्य नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या नोट कर लीजिए, जो भी मन करे। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4 शायद। क्या है यदि कथन P ऑफ n n इंटू n+1 n+2 12 का पूर्ण गुणज है, तब सिद्ध कीजिए कि P ऑफ 3 तथा P ऑफ 4 सत्य है। परंतु P ऑफ 5 सत्य नहीं। इसका हल देख लेते हैं। दिया है कथन इसमें क्या कह रहा है आप समझ ही रहे होंगे। कथन दिया है n×n+1 × n+2 12 का पूर्ण गुणज है। मतलब ये कथन 12 का पूर्ण गुणज है। हमको सिद्ध करना है P ऑफ 3, जो यहाँ पे 3 का मान रखने पर जो आएगा वो भी 12 का पूर्ण गुणज होगा। सेम उसी तरह P ऑफ 4 यानी 4 का मान यहाँ पे रखेंगे, जो आएगा वो भी 12 का पूर्ण गुणज होगा। लेकिन जब 5 यहाँ पे रखेंगे n का मान, वो 12 का पूर्ण गुणज नहीं होगा। हमको बस यही करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कथन P ऑफ n क्या है, n इंटू n+1 n+2 12 का पूर्ण गुणज है। ये तो हमने कथन लिखा है। अब देखिए क्या कह रहा है, P ऑफ 3 सत्य है। मतलब अब n बराबर 3 के लिए चेक कर लेते हैं। P ऑफ 3, अब यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 3 धन 1 3 धन 2, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, 3 गुणे 4 यानी 3 और 1 4, फिर गुणे 3 और 2 5 यानी 4 3 12 पंचे 60। अब क्या ये 12 का पूर्ण गुणज है या नहीं है, आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 5 यानी ये 60 का पूर्ण गुणज है। 60 12 का पूर्ण गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो कथन दिया था P ऑफ n यानी P ऑफ 3
PR3 सत्य है। अब आगे इसी तरह PR4 चेक कर लेते हैं। n बराबर n बराबर 4 रखने पर PR4 सच दैट 4 4 धन 1 फिर 4 धन 2, ये हो जाएगा 4 गुणे 5 गुणे 6, ये हो जाएगा 5 चौके 20 छक्का 120। अब देखिए क्या ये 12 का गुणज है या नहीं है। 12 का गुणज है, 12 दम्मा 120, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 12 गुणे 10, 12 गुणे 10 यानी 12 का गुणज है ये 120। 12 का गुणज है का ढंग से बना देते हैं थोड़ा सा अच्छे। इसका मतलब क्या हुआ, PR4 सत्य है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं PR5 की तरफ। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। हमने ये दोनों तो सिद्ध कर दिया, ये और ये सिद्ध कर दिया। अब PR5 की बारी है। n बराबर 5 रखने पर ये हो गया। अब देखिए 5 गुणे 6 गुणे 7, ये हो जाएगा 5 6 5 30, 30 गुणे 7 यानी 7 के 210। अब 210 12 का गुणज है या नहीं, 210 12 का गुणज नहीं है। आप चाहे तो इसमें 12 से भाग लगा लीजिए, 12 से भाग लगाएंगे ये कटेगा नहीं। अगर ये कटेगा नहीं इसका मतलब ये 12 का गुणज है नहीं। 12 का पूर्ण गुणज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, PR5 सत्य नहीं है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप चाहे तो इसको नोट कर लेते हैं या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो लेना है लीजिए। अब देखिए हमने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सब बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, छोटे छोटे। अभी तो आपको इससे मतलब टफ क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है। आप कर लीजिए इनको, इनसे आपको आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। HW में नोट कर लीजिए। करा यदि कथन P of n n स्क्वायर माइनस n धन 41 है, एक अभाज्य संख्या है।
तब सिद्ध कीजिए कि P of 1, P of 2 तथा P of 3 सत्य है, परंतु P of 41, परंतु P of 41 सत्य नहीं है। ये है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप करिएगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद हम लेवल थोड़ा अप करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।